आज का टॉपिक है डिप्रेशन, डिप्रेशन का डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट। डिप्रेशन को अवसाद भी बोलते हैं, तो इसलिए हम हिंदी में ही ज़्यादा हमारी क्लासें होती हैं, तो हम ज़्यादा अवसाद का ही नाम लेंगे। डिप्रेशन का मतलब अवसाद ही है। क्या क्या टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि अवसाद से क्या अभिप्राय है, यानी कि डिप्रेशन से क्या अभिप्राय है, डिप्रेशन के प्रकार कितने हैं, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके जोखिम कारक क्या है, उसकी जटिलताएं, डिप्रेशन की जटिलताएं, कठिनाइयां क्या है, अवसाद से बचाव या सावधानियां क्या है, यानी कि डिप्रेशन से बचाव या सावधानियां क्या है और उसके परीक्षण क्या है, उसके टेस्ट कौन से हैं, इन सब पे बात करेंगे। और डिप्रेशन के मरीज से पूछने जाने वाले सवाल कि जो थेरेपिस्ट है, डॉक्टर है या न्यूरोथेरेपी है, वो किस प्रकार के उनसे क्वेश्चन कर सकता है, कैसे क्वेश्चन करने चाहिए, क्या डिटेल लेनी चाहिए और उसके विभिन्न उपचार कि जो हमारे न्यूरोथेरेपी के उपचार हैं वो लास्ट में सारा क्लियर करके बताएंगे जी। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, वीडियो आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटरी है। इस इन्फॉर्मेशन से किसका जीवन में क्या चेंज आ जाए और वो कब बड़े नुकसान से बच जाए या बड़े चंगुल से निकल जाए, इसलिए ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना आप शेयर करोगे नॉलेज उतना लोगों तक पहुंचेगी और ये हमारा न्यूरोथेरेपी का प्रचार होगा, जो हमारी अपनी भारत की प्राचीन मॉडर्न सब है, यानी कि ऑल इन वन न्यूरोथेरेपी है। न्यूरोथेरेपी में ही सब चीज़ का निदान होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है और बड़ी से बड़ी बीमारी सही हो जाती है बिना दवाई के। अब आते टॉपिक पे कि सबसे पहले है कि डिप्रेशन कहते किसे हैं और डिप्रेशन का मतलब क्या है। लोग कहते हैं डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, इसको डिप्रेशन होगा, लेकिन आखिर डिप्रेशन है क्या। यह दिमाग की बीमारी है। इसे अवसाद, उदासी या अवमन अवमन भी कहते हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा उदास रहने के साथ साथ निष्क्रिय होता है, सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है, निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी कठिन होती है, जीवन में निराशा बहुत ज़्यादा घर कर जाती है और कुछ चीज़ों में मन न लगना, जीने की चाह न रखना आदि उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं, अगर इस तरह के कोई मन में विचार आ रहे हैं या इस तरह की कोई नेगेटिविटी या इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में है। और आज की डेट की, आज की सर्वे के हिसाब से आज 40 से 50% लोग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि आज की भाग भरी जिंदगी के आदमी को अपने बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन देश दुनिया, धंधा, नौकरी, बीमारियों के कारण, बीमारी के टाइप, ये बीमारी वो बीमारी, इन सब में ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर उसके दिमाग के ऊपर पड़ रहा है। और ये डिप्रेशन दिमाग की बीमारी है और बहुत ही खतरनाक है। अब आते हैं जी, इनके टाइप कितने हैं, किस किस प्रकार का डिप्रेशन होता है। एक होता है बिपोलर डिप्रेशन। इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति का मन कई दिनों या कई सप्ताह तक एकदम से उदास रहता है या फिर एकदम से खुश रहता है। जब व्यक्ति उदास रहता है तब वह नकारात्मक विचार आते हैं तथा मैनिक डिप्रेशन में ऊंचे ऊंचे विचार आते हैं। अर्थात इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति का मन बारी बारी से दो अलग पोजीशन में होता है, स्थिति में जाने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे कभी खुशी होना और कभी उदास होना। इसको बोलेंगे बिपोलर, BIPOLAR डिप्रेशन। दूसरा है जी
फिजियोटिक डिप्रेशन। फिजियोटिक की स्पेलिंग बता देता हूँ जी, PSYCHOTIC, डिप्रेशन। जो व्यक्ति मेंटल डिप्रेशन के लिए हमेशा, यानी कि डॉक्टर ने उसको डिप्रेशन बता दिया और हमेशा चिकित्सक के आसपास या हॉस्पिटल की दवाइयाँ या हॉस्पिटल के इलाज कराते कराते परेशान हो जाता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो इस प्रकार के डिप्रेशन को फिजियोटिक डिप्रेशन बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति में डिप्रेशन के साथ साथ कन्फ्यूजन, निरर्थक विचार और डर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरा आता है जी क्रोनिक डिप्रेशन, इसको डीपथेमिया भी बोलते हैं। क्रोनिक, तीसरा डिप्रेशन है क्रोनिक डिप्रेशन एंड डीपथीमिया। जिन व्यक्तियों को लंबे समय या बहुत दिनों से डिप्रेशन रहता है उसकी स्थिति को क्रोनिक डिप्रेशन या डीपथेमिया कहते हैं। इनकी पहचान 2 या 2 से अधिक वर्षों तक क्रोनिक डिप्रेशन एंड डीपथेमिया होना जरूरी है। वैसे भी ये ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होते हैं, ये पेशेंट ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, इनके कुछ लक्षण कई वर्षों तक चलते हैं और इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति अपना सामान्य कार्य आसानी से करते रहते हैं, परंतु हमेशा नाखुश रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है, क्रोनिक डिप्रेशन एंड डीपथेमिया। डीपथेमिया की स्पेलिंग है DIPTHEMIA। आगे बढ़ते हैं जी। चौथा है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, बोलते हैं इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति या रोगी को बहुत ही निराशा, आशाहीन स्थिति में चले जाते हैं। उनका मुख्य पहचान है कि व्यक्ति कई सारे लक्षणों को आपस में संयोजन करके चलते हैं, जैसे काम करना, पढ़ना, सोना, खाने में बाधा उत्पन्न करना। यह समस्या व्यक्ति को सिर्फ एक बार होती है, लेकिन जीवन में ये कई बार भी यह समस्या रिपीट होती रहती है, तो इसको बोलेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि जब आदमी कई तरह के एक साथ वर्क लेके चलता हो, खाना भी है, अभी बैठा यहाँ है, दिमाग कहीं और जा रहा है, अभी काम कुछ कर रहा है, उसका बस तुरंत पलटी मार जा रहा है, वो होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और इस प्रकार के जो है वो अपने जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं और वो कई बार अपने जीवन में समस्या खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक काम पूरा करते नहीं है, दूसरे काम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर तीसरे की तरफ हो जाते हैं, फिर खाने में बाधा उत्पन्न कर देंगे, फिर मतलब उनका कन्फ्यूजन और वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। ये इसको बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिर आता है जी 5वें नंबर पे डिप्रेशन सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। जो सीजन का इफेक्ट आता है, जैसे इस प्रकार के डिप्रेशन में व्यक्ति या रोगी को हर साल एक ही समय में आता है। सामान्यतः देखा गया है कि यह ठंड के दिनों में शुरू होते हैं और गर्मी के दिनों के आते आते ठीक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में रेयर रूप में गर्मी में शुरू होकर और गर्मी के अंत तक ठीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को समर डिप्रेशन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में सामान्य तौर पर डिप्रेशन के लक्षण कैसे दिखते हैं? उदासी रहना, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में कमी, सामाजिक कार्यों से दूरी, सामान्य कार्यों या गतिविधियों में भाग न लेना आदि लक्षण इनके होते हैं। किसके? सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। इसको ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है कि बहुत से लोग होते हैं कि जैसे सर्दी शुरू हुई उनकी एलर्जी और उनका डिप्रेशन शुरू हो जाता है, उनका सामाजिक कार्यों से दूरी बन जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदासी रहना शुरू हो जाता है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है और सामाजिक कार्यों में वो अपनी दूरियां बना लेते हैं और सामान्य गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। तो ये भी एक सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेशन है। अब आता है जी ये कारण क्या क्या है, कि इनके कारण कौन से हैं। एसओडीसी के कारण हो सकता है डिप्रेशन, शारीरिक रासायनिक परिवर्तन या हार्मोनल
इनबैलेंस के कारण हो सकता है, लंबी या बड़ी बीमारी के कारण जैसे सिजोफ्रेनिया, अनिद्रा, क्रोनिक दर्द, ऑटिज्म या एडीएचडी, इस प्रकार की जो लंबी बीमारियां हैं उनकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है। ज़्यादा मात्रा में औषधि लेना, यानी कि हम मेडिसिन ज़्यादा लें, हाई बीपी या नींद की औषधियाँ काफ़ी समय से ले रहे हों, उनको भी डिप्रेशन आ जाता है। सिर में मार लगने से डिप्रेशन आ जाता है। अपने नज़दीकी रिश्तेदार की दुर्घटना होने के कारण या पारिवारिक कोई शॉक लगने से भी डिप्रेशन आ जाता है। आनुवांशिक, अगर पहले किसी माँ बाप को, दादा दादी को अगर डिप्रेशन का है, उसका भी एक कारण हो सकता है। पारिवारिक इतिहास आनुवांशिक हो सकता है। तो ये इस प्रकार के कारण हैं जी। अब आते हैं इनके जोखिम कारक क्या हैं। डिप्रेशन के जोखिम कारक तनावपूर्ण घटनाएं जैसे आर्थिक समस्या, प्रियजन की मौत, ये एक जोखिम कारक है। प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का संबंध विच्छेद होना, कुछ दवाइयाँ या ड्रग्स लेना, मानसिक बीमारियाँ या व्यक्तिगत इतिहास, आत्मसम्मान का कम होना या आत्म आलोचनात्मक होना, इस प्रकार के जोखिम कारक इसके हो सकते हैं। उसके कारण ये आ सकता है। ये एक बड़ा जोखिम कारक है। अब लक्षण क्या क्या आते हैं जी। अगर ये कारण हो गया, बीमार हो गए, डिप्रेशन आ गया, अब हमें कैसे लक्षण से लगेगा कि हम किस बीमारी के शिकार हैं, कौन सा डिप्रेशन हमें हुआ है और हमें अब क्या महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले जीवन में नीरसता का भाव आना, यानी कि निरर्थक जीवन में भाव आ जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है और वो ऐसे ही आशाहीन हो जाता है। और कार्य के प्रति नेगेटिव होना, कि जब भी कोई कार्य कोई कर रहा है या खुद कर रहा है उसको नेगेटिव वे में ही लेना। किसी से मिलने जुलने का मन नहीं होना, ज़्यादातर चुपचाप ही रहना, हमेशा उदास रहना, घबराहट, बेचैनी रहना, बात को बहाना बनाकर टाल देना। अगर कोई मुद्दे की बात आ रही है तो उसको बहाना बनाकर टाल देते हैं। ऐसे डिप्रेशन के मरीज जो है, कार्य या स्कूल में खराब प्रदर्शन होना, अपने ऊपर विश्वास की कमी होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, खाने पीने में ध्यान न देना, हमेशा थका थका सा महसूस होना, नींद न आना, एकाग्रता की कमी, यानी कि उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है किसी भी चीज़ के ऊपर, एकाग्रता की कमी होना, सर दर्द का होना, आत्मविश्वास की कमी होना। किसका कमी होना? आत्मविश्वास की। रोने की बहुत इच्छा होना, कभी कभी अकेले में रो भी लेना या कभी कभी सबके सामने, ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। मन में आत्मघाती विचार आना, अपने आप को चोट पहुंचाना, अपने आप यानी कि निकम्मा समझना, अपने आप को तुच्छ या निकम्मा समझना, कमज़ोर समझना, समाज के सामने बोझ समझना, कि कभी कभी विचित्र हरकतें करना। विचित्र हरकतें कैसी होती है? कभी बेहोश हो जाना, कभी लेट जाना, कभी भागने लगना, कभी पैर ऊपर करना, ये सब विचित्र हरकतें हैं। चेहरा बुझा बुझा रहना, नशे की लत लग जाना, काम शक्ति का मन न लगना, ये आदि इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं जी। अब डिप्रेशन से बचा कैसे जाए? मेन शब्द आता है कि उसका, ये तो सब बता दिए, सभी किताबों में है, सभी जगह लिखा हुआ है। इससे बचने के क्या उपाय हैं? अब हम आपको अभी जर्नल बता रहे हैं, बाद में आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि हमारा जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है बड़ा असरदार है। जहाँ डिप्रेशन तो हम कोई काउंट करके ही नहीं चलते कि डिप्रेशन भी कोई बीमारी है। तो अभी आगे चलते हैं जी। इसके बचाव या सावधानियां हमें जर्नल क्या करनी चाहिए? तनाव से निपटने का तरीका है कि हमें सकारात्मक कार्यों और प्रेरणादायक कहानी, पुस्तकें या वीडियो आदि में अमल में लाना चाहिए, उनमें ध्यान देना चाहिए। अपनी हिचकिचाहट को ख़त्म करें,
जो किसी से सहायता चाहिए वो बिना झिझक मांगे और मन के दबे हुए संकुचन को बाहर निकालना चाहिए। उदासी होने पर अपने से कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए। जीवन को उत्साह और सकारात्मक के साथ जिए, आनंदित रहें, उपाय करें। ऐसा उपाय करें कि आपको आनंद आए और जीवन आपका सफल चलता रहे। तो इस प्रकार के हमें वो करना चाहिए। नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पूर्वक काम करें जिससे कार्य करने में आसानी या सक्षम दिखाई देंगे। अपने खान पान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य संतुलन आहार का पालन करें। दोस्तों और परिवारों से अपने मन की बात करें जिससे आपकी कठिनाइयों का समाधान निकले। ये जर्नल समाधान है जो हम घर पे कर सकते हैं। इस प्रकार का हम अगर प्रयास करें तो हमें इस पे काफ़ी कंट्रोल पा लेते हैं और डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं अगर हम इन सभी पे काम करेंगे। तो डिप्रेशन का परीक्षण कैसे करा जाता है जी, क्या क्या इसमें टेस्ट होते हैं, क्या क्या इसकी प्रणालियां हैं, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो डिप्रेशन का परीक्षण कैसे होता है जी? शारीरिक परीक्षण, यानी कि इनके अंतर्गत रोगी के विभिन्न अंगों और भागों से संबंधित शारीरिक परीक्षण किए जाते हैं। सबसे पहले है जैसे मेडिकल टेस्ट, इसके अंतर्गत रोगी के मस्तिष्क संबंधी विकार आदि का मेडिकल टेस्ट या रक्त संबंधी जांच, हार्मोनल संबंधी जांच जैसे थायराइड टेस्ट आदि कराए जाते हैं। मनोचिकित्सा संबंधी परीक्षण, इसके अंतर्गत रोगी के पारिवारिक स्थिति, व्यवसाय, व्यवहार या भावनाओं या विचार या जीवन शैली से संबंधित विभिन्न प्रश्न आदि के द्वारा रोगी के मन की दशा को समझने का प्रयास किया जाता है। ये मनोचिकित्सा संबंधी परीक्षण है जी। अब डिप्रेशन के नुकसान और जटिलताएं और कठिनाइयां क्या क्या आती हैं, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो वो क्या क्या परेशानियां झेलता है, किस किस प्रकार का उसको परेशानी आती है, जटिलताएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। डिप्रेशन एक गंभीर रोग है जिसके कारण रोगी तथा रोगी के परिवार को कई जीवन शैली, सामाजिक कार्यों से संबंधित कार्यों में कठिनाइयां आ सकती है। समय रहते डिप्रेशन का इलाज अगर न किया जाए तो यह बद से बदतर स्थिति में बदल सकता है, जिससे रोगी को भावनात्मक, व्यवहारिकता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है जो जीवन के हर प्रकार के गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अब ये तो इसकी कुछ जटिलताएं थी, कठिनाइयाँ थी। और डिप्रेशन की कुछ, जैसे समाज से अलगाववाद हो जाता है उसका, यानी कि वो समाज से कट जाता है वो आदमी। शारीरिक बनावट में उसकी आत्म विकृति का होना, नोचना या काटना, वो आदमी अपने आप की नसें काट सकता है, अपने आप को काट सकता है, और ये उसकी जटिलताएं हैं। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, सामाजिक डर, चिंता, आत्मघात या आकांत का विकार कर सकता है। शारीरिक बीमारी या दर्द का होना, स्कूल आदि की पढ़ाई में इफेक्टेड आना, बीमारी के कारण समय से पहले मौत हो सकता है, पारिवारिक लड़ाई हो सकती है, पति पत्नी के रिश्ते टूट सकते हैं, यानी कि उन संबंधों में कठिनाइयाँ आ जाती है, बेरोजगारी या काम की जिम्मेवारी में प्रॉब्लम आ जाती है। अब आता है कि इस प्रकार का कोई आदमी हमारे पास आता है डॉक्टर्स के पास, थेरेपिस्ट के पास, तो हमें उनसे कैसे जनरल क्वेश्चन करना चाहिए कि हम कैसे पता लगाएं कि ये डिप्रेशन का मरीज है या ये किस प्रकार का है। वो आके आपको बैठ जाएगा, सीधा यही बोलेगा कि जी इसको नींद नहीं आ रही है, उदास रहता है, इसका पेट खराब रहता है जी, बस इसको नींद नहीं है। लेकिन आप उससे क्या क्वेश्चन करना है, किस किस तरह से उससे हिस्ट्री लेना है, कितना उसका डाटा आप कलेक्ट कर पाओगे, उतना आप उसको बेटर ट्रीटमेंट दे पाओगे, उससे आप बढ़िया होगे। तो मैं कुछ जर्नल क्वेश्चन यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे पहले रोगी आया और रोगी से पूछा कि क्या समस्या है, यह समस्या कब से है,
और आपको कैसे पता चला? डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला? कोई दवाई वगैरह दी है क्या? आप अभी कोई दवाई ले रहे हैं क्या? दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो? ये सारी बातें उनसे क्वेश्चन करना है। अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट निकलवाए हैं या ब्लड टेस्ट या एमआरआई करवाया है तो वो साथ में देखें, उसका परीक्षण करें, अच्छी तरह से जांचें कि उनके माइंड में कोई क्लॉट या किसी प्रकार की और कोई रुकावट ना हो। यदि अगर मेडिकल रिपोर्ट के लिए आपको ज़रूरत है तो मेडिकल रिपोर्ट भी करवाएं और अपने डायग्नोस्टिक जो हमारे पेन पॉइंट हैं उनको चेक कर कर कार्ड पर ज़रूर लिखें। नींद कैसी है? अगला क्वेश्चन उनसे पूछना है कि आपकी नींद कैसी है? आपको नींद खुद आ जाती है या आपको दवाई लेना पड़ता है? नींद में क्रैम्प्स आते हैं क्या? सोए सोए आपको नींद में क्रैम्प्स आते हैं क्या? कभी इनके सर में चोट या मार तो नहीं लगा था? और अगर लगा था तो कब लगा था और कैसे? क्या ये आत्मघाती विचारों के तो नहीं है? या अपने आप को चोट पहुंचाते हो या किसी चीज़ पर सर पटकते हो या अपने नुकसान पहुंचाते हो अपने आप को? घर में रोगी के क्या क्या हरकतें या लक्षण हैं उनके परिवार वालों से पूछना है कि ये क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे लैट्रिन जाते हैं, कितना खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन घर वालों से करना है क्योंकि उससे उसकी स्थिति पता चलेगा कि ये किस डिप्रेशन से, कितना इसकी सीवियरिटी है, कितना इसका एक्यूटपन है, इनको कुछ और बीमारी है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछना है। इनको स्कूल के कार्य या स्कूल के प्रदर्शन में इनका कैसा है? क्या ये अपने आप को छोटा या निकम्मा महसूस करते हैं क्या? सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं कि नहीं? अगर कभी कभी विचित्र हरकतें करते हैं क्या? ये अपने आप खाने पीने में ध्यान देते हैं कि नहीं? क्या ये नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं? काम शक्ति में संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कुछ भी काम बोलने पर ये बहाना बनाकर उसको टाल देते हैं क्या? रोगी के जीवन में हमेशा नीरसता का भाव रहता है क्या? हाँ या ना में उनसे जवाब लेके लिखते रहना है। ये किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं या अकेले ही रहते हैं? ये सामान्य बात करते हैं या ज़्यादा चुपचाप रहते हैं? क्या ये हमेशा उदास रहते हैं? कभी ये घबराहट या बेचैनी महसूस करते हैं क्या? इनको सर में दर्द भी है? ये हमेशा थका थका सा रहते हैं क्या? इनका काम के प्रति एकाग्रता कैसा है? इनको कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? इनका रोने की इच्छा होती है या ये अकेले में जाकर रोते हैं क्या? ये समस्या परिवार के किसी भी सदस्य को और है क्या, जैसे माँ, पिताजी या ब्लड रिलेटिव को? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्वेश्चन बताए कि ऐसे क्वेश्चन करने से रिलेटिव टू डिप्रेशन है, क्योंकि ये हमें डिप्रेशन की पोजीशन बताता है कि किस प्रकार का इसको डिप्रेशन है और कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करें और इसका क्या ट्रीटमेंट बनाएं। अब आते हैं जी ट्रीटमेंट पे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है। इस वीडियो को शेयर आगे करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें नई एक्सप्रेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो भेजेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा देना नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करिए। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके लिखिए। आप हमारे नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की मेडिकल हेल्प चाहिए और उसकी जानकारी चाहिए तो हमें 8725963646 आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको डिप्रेशन कौन से प्रकार का है। क्योंकि 40 से 50 तो मैं काउंट करके बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ही है डिप्रेशन। हम सब डिप्रेशन के मरीज हैं, इसलिए डिप्रेशन के बारे में गौर करिएगा। और डिप्रेशन कहीं आपका बद से बदतर न बना दे। मैंने आगे ही पढ़ा था कि जीवन बद से बदतर बना देता है और कुछ समझ में नहीं आता है, किसी रिपोर्ट में नहीं आता है।
और धीरे धीरे हम मौत के आगोश में चले जाते हैं। हमारी क्रियाकलाप खत्म हो जाती है, सामाजिक लगाव खत्म हो जाता है, हमारा आपसी प्रेम खत्म हो जाता है, अपने आप का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी को समय रहते हुए अगर किसी अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आप पहुंच जाते हैं तो उसको ये चुटकी में सही कर देगा। अगर किसी गलत जगह चले गए तो आपको चुटकी में उठा देगा। तो ये चीज़ आपने सोचना है कि आपको जाना कहाँ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट और डिप्रेशन का क्या ट्रीटमेंट है। रोगी हमेशा सकारात्मक रवैया अपनाएं, उनके कार्यों में सहयोग दें, यानी कि उनके किसी भी मेंबर को या हम थेरेपिस्ट वो जो बोल रहा है उसकी बातों को अच्छी तरह से सुने, उनकी बातों का सहयोग करें, उसको सकारात्मक करें। साइकोथेरेपी दें। साइको एक थेरेपी होती है जो दिमाग और साइको के लिए होती है, वो दें। इस प्रकार के हमारे जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कामयाब है और इसमें रोगी को पर्सनल जानकारियां जुटानी पड़ती है जो है हमारा। अब आता है जी एंटी डिप्रेशन थेरेपी, इसमें अच्छी है। व्यायाम अन्य इलाज भी इसमें काम करते हैं। मस्तिष्क संबंधी विभिन्न एक्टिविटी भी इसमें काम करती हैं। और अब आता है हमारा न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट कि अगर किसी आदमी को अनिद्रा है और क्रोनिक दर्द है, ऑटिज्म है या एडीएचडी के कारण हो तो सेरोटोनिन फार्मूला देना है। आगे अगर ज़्यादा मात्रा में किसी ने औषधि ले लिया है और दवाइयों का दुष्प्रभाव के कारण उसको डिप्रेशन आ रहा है तो उसको हम क्या देते हैं, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। शरीर में रासायनिक परिवर्तन या हार्मोनिक अनबैलेंस है तो उसको हम क्या देंगे, पहले देंगे न्यूट्रल ट्रीटमेंट, उसको न्यूट्रल कर देंगे। अगर कोई कम बत्ती हो रहा है तो न्यूट्रल ट्रीटमेंट देंगे। और अगर किसी व्यक्ति को या पेशेंट को सर में चोट लगी हुई है या मार लगने से इंजरी हुई है तो उनको क्या देंगे, इंजरी ट्रीटमेंट। अपने नज़दीकी रिश्तेदार से कोई घटना होने के कारण या पारिवारिक साख होने के कारण अगर उनको डिप्रेशन आ रहा है तो हम क्या देंगे, इन्फ्लामेशन, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटेड हो जाता है, एकदम से शॉक हो जाता है तो बॉडी इन्फ्लेमेटेड होकर शक हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है। और जो हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स जो निकलते हैं एड्रेनल ग्लैंड से वो नहीं निकलते हैं, इसलिए उनको इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट यानी कि 30 मेडुला 6 एडिया अगर वो लेंगे तो हैप्पीनेस हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएगा और वो पेशेंट उस स्थिति से बाहर आ जाएगा जो पारिवारिक साथ या कोई अपने प्रियजन रिश्तेदार को किसी कारण से घटना या किसी कारण से बिछोड़ा हुआ है या किसी भी कारण से उसको ये शॉक लगा है तो उसको इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देंगे। अगर ब्रेन में ट्यूमर है उसमें भी आ जाता है या कैंसर है तो उसको 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देंगे। 2 पेन ओनली एंड ओनली 6 सेकेंड, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि अगर ब्रेन में ट्यूमर या कैंसर है तो हमें घड़ी रख के 6 सेकेंड पूरा पेन क्रिया देना है और इंटू 6 ट्रीटमेंट करना है, ना कम ना ज़्यादा। तो ये ध्यान रहे, गुरुजी ने किताब में बार बार ये लिख रखा है कि जब भी हम ट्यूमर या कैंसर का कोई इलाज करते हैं तो जो 2 पेन इंटू 6 है वो पूरा 6 सेकेंड का देना है, कम ज़्यादा नहीं देना है। तो इस प्रकार के अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के साथ में अगर कैल्शियम के कारण उसको क्रैम्प्स आ रहे हैं तो क्या देंगे हम, 125 DCC फार्मूला। क्या देंगे, 125 DCC फार्मूला। अगर किसी को पारिवारिक इतिहास से आ रहा है यानी कि अनुवांशिक है तो क्या देंगे उनको, न्यू जीन्स फार्मूला। क्या देंगे, न्यू जीन्स फार्मूला। अब आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया क्या देते हैं क्या नहीं है। अब एक केस पकड़ लेते हैं कि यदि किसी रोगी का पेट की गड़बड़ के साथ दवाइयों के दुष्प्रभाव हो
सर में दर्द हो, ब्लड एसओडीसी है, क्रैम्प्स आते हैं, अनिद्रा तथा पूरे शरीर में रक्त संचार की कमी है, तो वो डिप्रेशन का मरीज है। अब इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दें कि कोई रोगी हमारे पास आया, वो बोल रहा है कि मेरे पेट की गड़बड़ है और मैंने दवाइयाँ बहुत खाई है जिसकी वजह से मेरे को सर में दर्द और मेरा जो भी है एंजाइटी का बढ़ रही है, और मैं ब्लड एसओडीसी जब हमने चेक किया तो उनके μ0 में दर्द था और उनको क्रैम्प्स भी आते थे और उनको नींद नहीं आती थी और पूरे शरीर में उनका खून का संचार लेवल कम था। तो इस प्रकार का पेशेंट जब अगर आ जाता है तो हम उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले उसको देंगे इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, क्योंकि वो दवाइयों का दुष्प्रभाव है, तो इसलिए वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट हमारा है 30 मेडुला 6 ADR, फिर थोड़ा गैप देने के बाद फिर 6 ADR, ये इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट है। उसके बाद में 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 और 3 रमन नेक घिसाई। तीसरा ट्रीटमेंट है कंप्लीट NNS, और चौथा है प्योर नॉर्मल, और पांचवा है एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, और छठा है 7 लीव अप, लीवर अप, 4 पारा अप और 7 लीव 0 अप। ये जो एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, और फिर उसके बाद में ये हमारा कैल्शियम और क्रैम्प्स को रोकने के लिए ये दिया जाता है। इसलिए अब 7वां ट्रीटमेंट इसी में है ए हेपरिन प्लस 8 मेडुला, ये डिप्रेशन का है, आप ये नोट कर लो। ए हेपरिन प्लस 8 मेडुला 6 गैस आई 6 ADR प्लस बैक ऑफ नी प्लस हेड घिसाई। ये पूरा ट्रीटमेंट सेरोटोनिन फार्मूला के साथ में ए हेपरिन है। इसलिए आपको ये फार्मूला जब भी कोई डिप्रेशन का केस आए ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बैक ऑफ नी देना ही है, हेड घिसाई उसका करना ही है, उसको 8 मेडुला देना ही है, 6 गैस आई और 6 ADR देना ही है। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, यही उसका डिप्रेशन से बाहर लाता है। बाकी सब स्थितियां हैं उसको करना है। अगर उसको कुछ दुष्प्रभाव आ रहा है मेडिसिन का, वो सही करना है। अपर लिम्ब में कोई दिक्कत आ रही है, वो सही करना है। कंप्लीट NNS से जो हमारा पेट का प्रॉब्लम है उसको सही करना है। नॉर्मल आ जाए नॉर्मल, ये हमारा पेट सही कराएगा, हमारी एनर्जी बढ़ाएगा। एसिड ट्रीटमेंट एसिड कम कराएगा, और ये जो है क्रैम्प्स को सही करेगा। 7 लीवर अप, 4 पारा, 7 लीव 0, ये अप, ये क्या करेगा? क्रैम्प्स को दूर करेगा। और फिर उसके बाद में ए हेपरिन प्लस में 8 मेडुला 6 गैस आई 6 ADR बैक ऑफ नी और हेड घिसाई, ये देना ही है। अभी दूसरा केस इसी के साथ ले लेते हैं जी। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ, यदि रोगी को ब्लड एसओडीसी है, ब्लड एसओडीसी मतलब ब्लड में एसिड बढ़ा हुआ है, म्यू का दर्द ज़्यादा है और हार्मोनल असंतुलन है, नेचुरल स्टेरॉइड की कमी है और अनिद्रा आई हुई है और चिंता हर वक्त लगी रहती है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे वो सुनिए। यानी कि सबसे पहले हार्मोनल अनबैलेंस है, नेचुरल स्टेरॉइड की कमी है, अनिद्रा है और चिंता है। इसका मतलब है वो बॉडी भी इन्फ्लेमेटेड है, तो उसको सबसे पहले इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देंगे, दूसरा एसिड ट्रीटमेंट देंगे, तीसरा नेचुरल स्टेरॉइड वाला ट्रीटमेंट देंगे। वो है 30 मेडुला 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 6 WD, 4 थायराइड, 6 ADR। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ए हेपरिन अगला ट्रीटमेंट रहेगा इसी में, और 8 मेडुला 6 गैस आई 6 ADR प्लस बैक ऑफ नी प्लस हेड घिसाई। अगर इतना ट्रीटमेंट हम दे देंगे तो वो आदमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और इसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे, पेट वगैरह सही कर देंगे, ऑक्सीजन वगैरह दे देंगे,
और उनको कुंडली वगैरह देंगे। जो हमारा जर्नल ट्रीटमेंट है जो हम हर एक पेशेंट को देते हैं वो भी दे के चलना है। और ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो है उसका है। इसका ये मतलब कभी भी नहीं समझें कि जो हमने बोल दिया या जो किताब में लिखा है वही तारना है, क्योंकि ये मिट्टी के मादों जैसी बात होगी। आप लोग एक्सपर्ट्स हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप दीजिए। इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया जाता है कि आप ये फार्मूले आप दे सकते हो और उसी फार्मूले का यूज करो और अपने दिमाग से जो भी आपको ऑक्सीजन लेवल कम है ऑक्सीजन दो। अगर उनका अमेनिया का केस है तो उनको B12 फार्मूले के साथ में लेफ्ट पार को दो। उसके बाद में अगर आपको लगता हो कि भाई उनका पेट ज़्यादा ही ख़राब है तो उनको लेफ़्ट साइड या कब्जी रहती है लेफ़्ट साइड ट्रीटमेंट दो। अगर उनका एसिड बढ़ा हुआ है या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनको कोलेस्ट्रॉल डाउन करने का ट्रीटमेंट दो। 10.2 थायराइड, सिंगल पॉइंट लीवर 2। तो इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा मेरे भाई, सुनने से नहीं चलेगा। एक्सपर्ट बनना है तो ये आपकी नॉलेज बढ़ा सकती है ये वीडियो। आपको एक्सपर्ट्स तो अपने दिमाग से ही बनना है, अपने पेशेंट को सही करने से ही बनना है। तो यहाँ पे ये वीडियो का हम एंड कर रहे हैं। मैं फिर आपको संदेश दे देता हूँ कि 1 मई 2022 को हमारा नैरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उससे नया बैच शुरू हो रहा है। आप लोग बड़ी खुशी से आ सकते हो। वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है, एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, इसलिए अपनी सीट पक्की करें और जल्दी से जल्दी एडमिशन लें क्योंकि सीटें लिमिटेड है और इस बार गुरुजी बहुत टाइट है। तो इसलिए अपनी सीटें पक्की करें, जल्दी से एडमिशन लें। आप दिए हुए लिंक में या हमें कॉल करके अपनी एडमिशन का बारे में पता कर सकते हैं। और फीस सिर्फ 25,000 रुपये है, मात्र 25,000 है, जो आपके चाय पानी का खर्चा है। वहाँ पे बैठने का चाय पानी का खर्चा है। आपको एक्सपर्ट बना के 6 महीने के अंदर निकालेंगे। बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, मैं उसी इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट हूँ। थैंक यू जी, नमस्कार।